आज हम लोग अध्ययन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में। तो क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म? माइक्रो ऑर्गेनिज़म एक ऐसी चीज़ों को ऐसे जीव को बोलते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो आप वर्ड पे ध्यान देंगे तो ये हुआ माइक्रो, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ऐसी चीज़ें जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसको देखने के लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो इतनी छोटी होती है तो खुली आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनिज़म यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि जो कि लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले करते हैं, यानी कि जीवन के कुछ लक्षण दिखाते हैं। जैसे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसमें मेटाबॉलिज्म हो सकता है, वो ग्रो कर सकते हैं, एट्सेट्रा। तो ऑर्गेनिज़म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म हुआ कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही छोटी होती है, जिसको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। हम उसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं, माइक्रोब्स। तो आप देखेंगे उसको उसको शॉर्ट्स में माइक्रोब्स भी बोलते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटी चीज़ें होती है। कॉमन लैंग्वेज में उसको जम्स भी बोल सकते हैं। कई बार आप जम्स का भी नाम सुनेंगे। तो ये सब एक ही चीज़ें हैं, ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बोलते हैं। अच्छा, अगर आप जम्स का नाम सुनते हैं तो यूजुअली आपको डिज़ीज़ याद आता है, आप डिज़ीज़ के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि सारे जर्म्स या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म नुकसानदेह नहीं है, कुछ उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, बहुत टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, नाम तो सुना होगा आपने। वायरस, वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। फंगई, बहुत सारे फंगई या एल्गई, ये सब माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, बहुत ही छोटे आकार के हो सकते हैं, प्रोटोजोआ। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म। क्या मतलब हुआ उसका? उसमें एक ही सेल होता है, ये मल्टी सेल्यूलर नहीं है, इसमें एक सिंगल सेल होता है। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म में मल्टी सेल हो सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया इज़ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म। तो एक सिंगल सेल होता है। सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये बहुत सारी इसमें कॉमन चीज़ें हैं जो आप एनिमल या प्लांट सेल के बारे में जानते हैं। जैसे उसमें डीएनए होता है, डीएनए होता है तो ये स्पाइरल सर्कुलर शेप जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डीएनए है, जिसका काम है, ये ब्लूप्रिंट है बेसिकली आपके सेल का। इंस्ट्रक्शंस इसका काम है पास करना सेल के बाकी एलिमेंट्स को। तो ये हो गया डीएनए। एक चीज़ ध्यान देंगे कि बाकी जो प्लांट और एनिमल का सेल होता है, आप डीएनए या न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसमें देख रहे हैं कि कोई मेम्ब्रेन नहीं है डीएनए या न्यूक्लियस के अराउंड। हम लोग उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। राइबोसोम्स एक और एलिमेंट है आपके सेल का। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, इसका काम है, ये राइबोसोम्स हैं, इसका काम है प्रोटीन बिल्ड करना। तो इसका काम है डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेता है और प्रोटीन बिल्ड करता है। फ्लैजेलिया आप देख सकते हैं, फ्लैजेला, इसका काम है मूवमेंट। एक एक टेल्स का एक शेप देख सकते हैं आप, एक टेल्स जैसा दिख रहा है यहाँ पे। इसका काम है मूवमेंट में हेल्प करना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कांटे जैसी चीज़ें निकली हुई है। ये बेसिकली है पिली, पिली एक कनेक्टर की तरह काम करता है। यानी कि अगर इस बैक्टीरिया को या इस सेल को, बैक्टीरिया के सेल को किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ बातचीत करना है, इंटरेक्ट करना है, या कुछ पास करना है एक दूसरे को, तो ये इसको कनेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। ये एक दूसरे में जाके दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ ये कनेक्ट करते हैं। ये पिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए। साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं, पूरा जो येलो बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं इस सेल में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
बहुत फंक्शंस होते हैं सेल्स के, इसमें एंजाइम्स स्टोर रहते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। विस्कस और ग्रैनुलर टाइप का मटेरियल इसमें साइटोप्लाज्म में होता है। सेल को शेप देता है, सेल को शेप में रखता है, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं इस सेल के उसको अपने जगह पे स्थिर रखता है। ये साइटोप्लाज्म का काम है। हम लोग एंजाइम्स के बारे में बात कर चुके हैं, एंजाइम्स यहाँ पे स्टोर होता है। चलिए दूसरे कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ये बेसिकली वंस अगेन ये इस सेल को शेप में रखने में हेल्प करता है, स्टेबल रखता है इस सेल को। जो दूसरा मेन फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो ये है कि कोई भी एनीथिंग दैट गोज़ इनसाइड ऑफ दिस सेल और comes outside is controlled by cell membrane. सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है कि क्या बाहर जाएगा और क्या अंदर आएगा। बैक्टीरिया के सेल को दिस इज़ क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक। इस सेल को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अच्छा, क्यों प्रोकैरियोटिक बोलते हैं इसको? क्योंकि ये डिफरेंट है बाकी एनिमल और प्लांट सेल से थोड़ा सा। हम लोग बात किए थे कि एक मिसिंग है इसमें। आप जब डीएनए और न्यूक्लियस को देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होता है इट्स प्लांट और एनिमल सेल में यूजुअली ये इट्स बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन, जो कि इसमें नहीं है। तो इस टाइप के सेल को जिसमें कि न्यूक्लियस इज़ नॉट बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन, उसको प्रोकैरियोटिक लेट मी हाईलाइट, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। याद रखिएगा ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो बैक्टीरिया का सेल सिंगल सेल है और उस सेल में जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ नॉट बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन, तो वो प्रोकैरियोटिक होता है। इसका उल्टा क्या होता है? यूकैरियोटिक। तो अभी हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में बात नहीं करेंगे। यूकैरियोटिक में बेसिकली आपका सेल में ये न्यूक्लियस इज़ बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया आर स्मॉल, ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटे होते हैं। फ्यू माइक्रोमीटर्स, यानी कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, इतना छोटा होता है। आप अगर ह्यूमन हेयर के बारे में बात करेंगे तो उसका विड्थ जो होता है कई 100 माइक्रोमीटर्स होते हैं। तो यानी कि आपके ह्यूमन हेयर से भी और ज़्यादा विड्थ उसका कई हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स छोटा होता है वो। तो उसको अपने खुले आँखों से देखना इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया जब सुनते हैं तो हमेशा आप सोचते हैं कि दिस इज़ ए बैड थिंग, दिस इज़ ये हमको हर्ट करते हैं, ये हमको बीमार कर देते हैं। वो सही है, दैट इज़ ट्रू। बैक्टीरिया दोनों टाइप के लेकिन होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया आर बोथ गुड, और कुछ बैक्टीरिया लेकिन ऑफ कोर्स डिज़ीज़ लाते हैं और बहुत ही ख़राब होते हैं हमारे लिए। तो हम लोग बात करते हैं कि कई सारे डिज़ीज़ हो सकते हैं बैक्टीरिया से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिज़ीज़ है यहाँ पे। कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। निमोनिया तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो सकता है। वायरस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन निमोनिया बैक्टीरिया से भी हो सकता है। प्लेग भी एक, पहले तो बहुत पुराने टाइम्स में ये तो बहुत ही डेंजरस, कई दसियों लाख लोगों को एक बार में मार देते थे जब भी प्लेग फैलता था कहीं पे। लेकिन अब कई सारे थैंक्स टू मॉडर्न मेडिसिन अब ये कंट्रोल में है। अभी भी लेकिन प्रेजेंट है, प्लेग होता है अभी भी। कई 100 लोग साल में पूरी दुनिया में लोग मर जाते हैं प्लेग से। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस हम लोग सब जानते हैं, टीबी के नाम से उसको जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो हम लोगों ने देखा कि कई सारे डिज़ीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। और भी कई सारे डिज़ीज़ है जो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये कॉमन डिज़ीज़ के नेम हैं। तो दिस इज़ बैड ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग इन सारे बैक्टीरिया से हम लोग बचने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या कहा कि जो जर्म्स होते हैं ना,
गुड और बैड दोनों होते हैं। तो जो बैड जर्म्स होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि कई सारे जर्म्स की वजह से हमको डिजीज़ हो सकता है, तो जो बैड जर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं पैथोजिन। तो ये रहा आपके पैथोजिन। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमको हार्म कर सकते हैं, जो हमको हर्ट कर सकते हैं, जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ हो सकता है, उसको बोलते हैं पैथोजिन। पैथो ग्रीक वर्ड है, पैथो का मतलब होता है डिजीज़। तो डिजीज़ काउजिंग जर्म्स को पैथोजन बोलते हैं। अच्छा, अब इन सारे जर्म्स को मारने के लिए मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो जितने भी बैक्टीरियल पैथोजन हैं, बैक्टीरियल पैथोजन, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बैक्टीरियल पैथोजन, तो उसको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक यानी कि ये सारे जो बैक्टीरियल पैथोजन है उसको मार सकते हैं। तो कई बार इन सारे बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे एंटीबायोटिक की। तो याद रखिएगा, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितना भी होता है, तो कई बार डॉक्टर को अगर लगता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको ट्रीट करना है, तो वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया, जैसे हम लोगों ने बात की थी, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में देर आर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ प्रेजेंट, ट्रिलियंस, यानी कि लाखों खरबों के तादाद में हमारे बॉडी में है। मेनली हमारे गट में रहते हैं, हमारे पेट में रहते हैं। कर क्या रहे हैं वहाँ पे वो? तो ये है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। तो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है ये कई सारे बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल हैं। अच्छा, उसमें से तो कई बैक्टीरिया बिल्कुल दबंग के तरह काम करते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं अगेंस्ट देयर बैड रिलेटिव्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारे गुड बैक्टीरियाज़ हैं वो फाइट करते हैं उनसे। सारे से तो फाइट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमें कोई डिजीज़ नहीं होता, लेकिन वो फाइट कर सकते हैं। कई बैक्टीरिया जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे फाइट करते हैं ये जो गुड बैक्टीरियाज़ हमारे बॉडी में हैं। अच्छा, तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कई सारे बैक्टीरिया का यूज़ जो होता है ना, एंटीबायोटिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंटीबायोटिक मेडिसिन हेल्प करता है पैथोजन को किल करने में। तो एंटीबायोटिक बनाने में भी कई सारे बैक्टीरियाज़ का यूज़ होता है। और कई सारे बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन तो नहीं, वैक्सीन बनाने में हेल्प करता है। मेडिसिन और वैक्सीन थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग बाद में जानेंगे इसके बारे में। तो वैक्सीन में भी कई बार हेल्प करता है ये जो बैक्टीरिया हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं वहाँ पे। लेकिन कुछ बैड बैक्टीरियाज भी हैं जिसकी वजह से बहुत ही डेंजरस डिजीज़ हो सकते हैं। अगर उसका सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो काफ़ी फेटल भी हो सकते हैं। तो बैक्टीरियाज आर बोथ गुड एंड बैड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया के बारे में ये जानते हैं कि हम लोगों ने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसका लाइफ फॉर्म है, यानी कि इसमें जीवन है। तो उसका एनर्जी चाहिए उसको, तो कहाँ से लाते हैं वो एनर्जी? तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। दो टाइप के बैक्टीरियाज हैं। हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि दूसरों पे निर्भर करते हैं अपना एनर्जी सोर्स के लिए। दे रिलाई ऑन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट और एनिमल, यानी कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं या प्लांट या एनिमल ये हैं, उस पे रिलाई करते हैं, अपने एनर्जी सोर्स के लिए। या ऑटोट्रॉप्स, जो दूसरा प्रकार है वो ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटो वर्ड देखिए, यानी खुद से, सेल्फ, यानी कि दे डोंट रिलाई ऑन समवन एल्स, वो किसी और पे निर्भर नहीं करते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, या तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि सनलाइट लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, या फिर केमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो हम लोग जानते हैं। केमोसिंथेसिस यानी कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उसका यूज़ करके वो अपना खाना तैयार करते हैं। जैसे कई सारी बैक्टीरिया है वो सल्फ़र कंज्यूम करते हैं। सल्फ़र
कंज्यूम करते हैं और अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज से वो अपना खाना तैयार करते हैं, वो किसी और एनिमल या प्लांट पे निर्भर नहीं है, तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गया। अब किस टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं? अच्छा, बैक्टीरिया एक किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया है। वो हवा में रह सकते हैं, हाँ, हमारे यहाँ तो स्ट्रेटोस्फीयर में भी बैक्टीरिया मिल सकता है, यानी कि ज़मीन से कई हज़ार किलोमीटर ऊपर हवा में भी बैक्टीरिया मिल सकता है, या मिट्टी में भी मिलता है। आप किसी भी एक मुट्ठी कहीं से अगर आप सॉइल यानी कि मिट्टी उठाएंगे तो उसमें से कई हज़ार लाख या करोड़ बैक्टीरिया भी मिल सकते हैं। पानी में भी बैक्टीरिया मिलता है, कई सारे पैथोजेंस हम जानते हैं कि पानी के थ्रू से आता है, पानी में हो सकता है, या उसका होस्ट एनिमल या प्लांट हो सकता है। तो ये लगभग हर जगह मिलता है। ये या तो किसी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह सकता है या बाहर हवा में भी रह सकता है। तो काफ़ी डाइवर्स है, ये कहीं भी रह सकता है। कुछ और क्लासिफिकेशन देखते हैं। बैक्टीरिया को क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है? तो कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिसको ग्रो करने के लिए वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं एरोब्स। उसका उल्टा होता है एनारोब्स, यानी कि दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, उसको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जिसको फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं, यानी कि वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, वो हर जगह वो रह लेते हैं। अच्छा, कुछ और क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब दे लव इट, एक्सट्रीम लविंग बैक्टीरिया, यानी कि चाहे आप टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि बहुत ही गर्म अगर ये है इन्वायरमेंट है, तो उसमें भी कुछ बैक्टीरिया रह सकते हैं। जैसे कि थर्मोफाइल्स है, दे कैन लिव अप टू ए टेम्परेचर ऑफ 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ रहे हैं ना कितना ये गर्म माहौल है, कितना गर्म इन्वायरमेंट है। 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी होती है तो बहुत ही हम लोग गर्म बोलते हैं उसको। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो 75 and 80 डिग्री काफ़ी एक एक्सट्रीम टेम्परेचर है। थर्मोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतना हॉट होने के बावजूद भी वो ज़िंदा रह सकता है, वो ग्रो कर सकता है, सो वो थर्मोफाइल्स है। तो आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे। बैक्टीरिया पर्टिकुलरली हम लोग बैक्टीरिया के बारे में फोकस कर रहे थे। आगे के वीडियो में हम लोग किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।